नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और साल 2025 में हम लोग यूट्यूब पर अपनी पहली जो क्लास है उसके साथ मौजूद है। और एनसीईआरटी वाला जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बीच में निश्चित रूप से कुछ दिन डिस्टर्बेंस रहा, क्लासेस नहीं हो पाई थी रेगुलर, लेकिन अब प्रयास रहेगा रेगुलर रहे। और साथ ही 2025 में वैसे तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन को लेकर वो हमारे राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत कर दी है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और आरएएस प्री और आरएएस मेंस। ये सभी जो डेट है इस बार कैलेंडर आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब सरकार बिल्कुल संवेदनशील है रोजगार को लेकर और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। और बिल्कुल अब चूंकि समय हमें पता है कि किस समय कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी में हमें जुट जाना चाहिए। साथ ही कल आरएएस का जैसे रिजल्ट भी आ गया है मेंस का, और अब इंटरव्यू की भी अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, और साथ ही नेक्स्ट मंथ में जो है वो आरएएस प्री का एग्जामिनेशन भी है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो क्लासेस है एनसीईआरटी वाली निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस में हो चुकी हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो 2 किताबें हैं उसमें एक किताब पॉलिटिकल थियरी वाली कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी किताब जो भारतीय संविधान वाली किताब है वो हमने शुरू की हुई है, और उसमें हम लोग 3 क्लासेस और उसमें हम लोग 2 चैप्टर्स पर बात कर चुके हैं अब तक। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, और भारतीय संविधान राजव्यवस्था। चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन पर बात हो रही है। अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और ये इन सभी एग्जामिनेशन के लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो आप सभी जुड़े रहें। और ये क्लास चूंकि अभी यूट्यूब पर प्रीमियर होएगी, तो क्लास देखते हुए आपका कोई भी ऐसे क्लास से रिलेटेड कोई कमेंट हो वो जरूर कीजिएगा, और उस समय मैं भी क्लास में प्रीमियर क्लास में उस समय जुड़ा रहूंगा। तो ऐसा यदि कोई कमेंट होगा जिसमें कोई चीज़ आपने पूछी होगी तो उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आइए तो हम शुरू कर लेते हैं। अध्याय 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन में इलेक्शन की जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, और इलेक्शन कमीशन की जो बातें हैं वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। साथ ही प्रतिनिधित्व के जो प्रकार हैं उन पर भी इसमें चर्चा की गई है। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, और इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें कंसेप्चुअल चीजें भी हैं, फैक्चुअल चीजें भी हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि चुनाव आयोग का जैसे मैंने कहा कि इसमें जिक्र हुआ है, वैसे जो लोकतंत्र है उसमें निर्वाचन को एक उत्सव का संज्ञा दी जाती है, क्योंकि निर्वाचन वो व्यवस्था है, चुनाव वो व्यवस्था है जिसमें जनता का एक व्यापक जो समूह है, जनमानस जो है वो अपनी राजनीतिक जो इच्छा है उसको अभिव्यक्त करता है और संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करता है। साथ ही अपने कर्तव्य या जो दायित्व है उनका भी वो पालन करता है, और उसके साथ साथ वो अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। उसकी जो राय है वो संगठनात्मक रूप प्राप्त करती है। राजनीतिक दल वहां होते हैं, चुनाव प्रचार होता है, उम्मीदवार होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, वोटिंग होती है और मतगणना होती है, बहुमत आता है, सरकारें बनती है। एक पूरा का पूरा राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण जो है वो स्थापित हो पाता है। तो डेमोक्रेसी के लिए निश्चित रूप से इलेक्शन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, और इसीलिए उसे एक उत्सव की संज्ञा दी जाती है। चूंकि चुनाव एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इतना विशाल का जो हमारा राष्ट्र है, उस राष्ट्र में लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभाओं के इलेक्शन है, राज्यसभा के इलेक्शन है, विधान परिषदों के इलेक्शन है, तो विभिन्न प्रकार की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंडक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो चुनाव आयोग के रूप में स्टैब्लिश किया गया। और संविधान के आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक में चुनाव आयोग की संरचना और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया। साथ ही संसद के कुछ कानून भी बनाए गए, जिसमें जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 अत्यधिक महत्वपूर्ण कानून है, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो है वो चुनाव आयोग को प्राप्त होती हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने को लेकर। उसके अलावा और भी बहुत सारे कानून हैं, समय समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, जिनके माध्यम से इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कंडक्ट हो पाती है। ठीक है, फिर भी उसमें आर्टिकल 324, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग जो है, हम निश्चित रूप से जब आयोगों की बात करेंगे, एक बार मैंने पहले भी कहा है कि आयोग अलग से क्लास में लेंगे, उस समय पूरा चुनाव आयोग के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो चुनाव आयोग के बारे में जो बातें दी गई थी उसमें से आर्टिकल 324 पे हम जैसे बात कर ले, तो आर्टिकल 324 जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहता है। यहां सबसे पहले तो एक बात आप देखिएगा कि निर्वाचन के संचालन का जो अधीक्षण है, निर्देशन है और नियंत्रण जो है वो एक आयोग में निहित होगा। आप सभी से आग्रह है, क्लास पूरा देखा कीजिए। एनसीईआरटी क्लासेस है, पूरी की पूरी हम किताब ही पढ़ रहे हैं ना। तो चुनाव के संचालन का अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया, और उसका जो कंट्रोल है वो एक आयोग में निहित होगा।
और जिसे इस संविधान में चुनाव आयोग कहा गया है, निर्वाचन आयोग कह दीजिए, इलेक्शन कमीशन उसे कह दें। अब वो कार्य क्या करता है, तो संविधान के अधीन संसद है और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल। विधानमंडल जब शब्द आ जाता है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों का ही समावेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए कि जहां विधानसभा हो विधानसभा बोले, जहां विधान परिषद हो विधान परिषद बोले, और जहां विधानमंडल हो वहां विधानमंडल बोला जाए। तो यहाँ विधानमंडल शब्द है, संसद है जिसमें लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, ठीक है। तो इनके इलेक्शन कराए जाते हैं और इनके लिए कराए जाने वाले सभी प्रकार के निर्वाचन, सभी प्रकार के निर्वाचनों का मतलब होता है 5 साल में होने वाले आम चुनाव, और बीच में लोकसभा या विधानसभा से भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं, और किसी सांसद या विधायक की अकस्मात मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया या किसी कारण से उनका पद रिक्त हो गया तो उसके लिए जो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो सभी प्रकार के जो निर्वाचन है, आम चुनाव है, मध्यावधि चुनाव है, उपचुनाव है, उनके लिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली का मतलब होता है मतदाता सूची, ठीक है ना। इसको हम लोग इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। ये भी तैयार करने का दायित्व जो है वो निर्वाचन आयोग का रखा गया। तो आप देख रहे होंगे आर्टिकल 324 में इतनी सारी बातें हैं, इसकी हमने व्याख्या कर दी, ठीक है। तो चाहे मतदाता सूचियां बनानी हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हो, चाहे संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हो, चाहे निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, मतलब चुनाव आयोग में सारी की सारी शक्तियां जो है वो निर्वाचन को लेकर समाहित हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहा जाता है कि चुनाव जो है लोकतंत्र का त्योहार है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि सभी इसमें भाग लेते हैं, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक जाति का व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक लिंग का व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति, प्रत्येक भाषा का व्यक्ति, प्रत्येक सांस्कृतिक परिवेश का व्यक्ति, प्रत्येक प्रकार के माइंडसेट का व्यक्ति, प्रत्येक प्रकार के जो व्यवसाय का व्यक्ति, रोजगार का व्यक्ति, हर कोई इसमें भाग लेता है। बेरोजगार भी भाग लेता है, अभ्यर्थी भी भाग लेता है, नौकरी पेशा जो वर्ग है वो भी इसमें भाग लेता है, राजपत्रित अधिकारी भी भाग लेगा, गैर राजपत्रित जो कार्य कर रहे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, किसान भी भाग लेंगे, श्रमिक भी भाग लेंगे, उद्योगपति भी भाग लेंगे। तो सभी के लिए चुनाव जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो यदि लोकतंत्र एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ये जो मैं बॉक्स और अंडरलाइन करता हूं ना, इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जाना पहचाना प्रतीक क्या है, इलेक्शन दे दें, उसमें संसद दे दें, न्यायपालिका दे दें, जनसाधारण दे दें, तो यहाँ एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसमें इलेक्शन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक प्रतीक बता दिया गया है, ठीक है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। हमारा जो लोकतंत्र है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। फिर जनता के शासन का अर्थ जो है वो सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से होता है। तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो शासन करते हैं। 5-5 वर्ष की अवधि के लिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो। फिर उसमें सरकार का गठन होता है। आगामी अध्याय में हम पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका, तब ये बात आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा बेहतरीन प्रकार से समझ आएगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक जो है रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। हाँ, लोकतंत्र के 2 प्रकार देखे जाते हैं सामान्य रूप से। वैसे तो आजकल बहुत सारे प्रकारों की हम बात करते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र है, विमर्शी लोकतंत्र है, ठीक है ना, और सहवर्तन मूलक लोकतंत्र है, वैश्विक लोकतंत्र है। लेकिन सामान्य रूप से लोकतंत्र के 2 प्रकार बताए जाते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है ना, परोक्ष होता है। एक तो प्रत्यक्ष हो गया और एक परोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष वो है जिसमें जनता सीधे सीधे शासन में सहभागी हो जाती है। परोक्ष वो है जिसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब इसमें तो सीधे सहभागिता हो गई इसमें जनता की, इसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रतिनिधियों के माध्यम से हो गई। मूल बात सहभागिता की है। तो नागरिक रोजमर्रा के फैसले सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे, जहां हम प्लेटो का चिंतन या राजनीतिक दर्शन को हम विकसित होता हुआ देखते हैं, सोफिस्ट और सुकरात के संवादों को जहां हम देखते हैं, वो सारे नगर राज्य थे, हम सभी जानते हैं। और अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने 158 जो देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसमें विभिन्न प्रकार के नगर राज्यों का भी अध्ययन किया गया। तो जो नगर राज्य थे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। साथ ही वर्तमान समय में जो स्थानीय सरकारें हैं, नगरीय निकाय हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं, ये सब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, देश का आकार बहुत विशाल है,
ऐसे में जनता सीधे सीधे शासन में भाग नहीं ले सकती, इसलिए वो एक व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की। ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का अनुसरण हमने किया और फिर उसे अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं और हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हमने किए। तो जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना होता है तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। तो इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इन प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि है उसी को ही हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन की परिभाषा भी दे दी एनसीईआरटी में, सरल किताबें हैं और महत्वपूर्ण किताबें हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो इन प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि है उसको चुनाव या निर्वाचन कहा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। एक प्रोसेस रखी गई, सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। कई बार जो इलेक्शन है कुछ सैन्य शासनों में, कुछ अधिनायकवादी शासनों में, कुछ सर्वाधिकारवादी शासनों में, कुछ इस तरह के आत्ताई शासन, निरंकुश शासन रहते हैं, तो वो लोकतांत्रिक नहीं रह पाते हैं। तो बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव हो जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक में हम सर्वाधिकारवादी ले सकते हैं, अधिनायकवादी ले सकते हैं, सैन्य तंत्र ले सकते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिकारवाद है जैसे, अधिनायक है और सैन्य तंत्र है, ठीक है। तो वहां भी इलेक्शन कराए जाते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक जो है वो स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र से पूरे विश्व समुदाय के सामने ये बात जाती है कि हम जनता के मतों का सम्मान करते हैं, जनता की इच्छाओं का पालन करते हैं। इसके लिए चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। जो सबसे आगे वही जीते, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। फर्स्ट पास दी पोस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट पास दी पोस्ट होता है, वैसे तो पास्ट अपन लिख देते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट है ना। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, चलिए, क्योंकि इंग्लिश में फर्स्ट पास दी पोस्ट है, लेकिन लिखते समय ना इस तरह से लिख देते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट बोल देते हैं ना जल्दी में। वैसे पास दी पोस्ट है, पास यानी उसको उसमें से गुजरना। घुड़दौड़ की प्रतियोगिता से चालू हुआ था। तो 1984 का एक उदाहरण दिया वहां कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक थी। और लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। देखिए, फर्स्ट पास दी पोस्ट जो सिस्टम है, सबसे आगे जो है वही जीते। उसको कैसे, एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन मैदान में, और ये कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हो गए, ये उम्मीदवार है, ठीक है। और 10,000 वोट पड़े हैं। ए को 4,000 वोट मिले, बी को 3,500 मिल गए, ठीक है। इसको 1,500 मिल गए, तो 5 4 9, इसको 600 मिल गए और इसको 400 मिल गए। एक बार जोड़ लेते हैं, 1,000 और ये कितने हो गए, 5 और 1 6, 4 10,000, ठीक है। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट प्रणाली क्या कहती है कि इस तरह से चुनाव परिणाम आएंगे तो जो विजयी कैंडिडेट है वो ए हो गया है ना। ए जो है वो विजयी उम्मीदवार होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मत उसी ने प्राप्त किए हैं। 5 कैंडिडेट है, अगर 10 होते तो हो सकता है ये 2,500 वोट प्राप्त करके भी जीत जाता, 2,800 वोट प्राप्त करके, 3,000 वोट प्राप्त करके भी जीत जाता। तो प्रणाली बड़ी सरल है अंगणितीय दृष्टि से। और ऐसी व्यवस्था में जहां बहुत सारे लोग अभी साक्षर नहीं हो या अशिक्षित हो, उन व्यवस्थाओं के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी पद्धति। सरल है, आराम से चुनाव हो जाते हैं, आराम से जो है डिसीजन आ जाते हैं। इसके कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि इसमें जरूरी नहीं कि जो जीते वो निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करे। निरपेक्ष बहुमत तो होना चाहिए था 10,000 में इसका 2 का भाग दे और 5,001। निरपेक्ष बहुमत होना चाहिए था 5,001, है ना। ये निरपेक्ष बहुमत होता। तो निरपेक्ष बहुमत इसमें प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ना। इसी वजह से क्या होता है ना कि प्रत्येक पार्टी को मिलने वाले जो वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या, उसमें बड़ा अंतर होता है। वो कहते हैं कि कई बार जो हारने वाली जो पार्टियां होती है वो भी अपना मत व्यक्त करती है कि भाई हम हारे तो हैं, लेकिन इतने % हमको वोट मिले, पिछली बार से हमारा वोट शेयर बढ़ा है। तो ये एक खैर दिलासा देने की बात होती है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर है, जो जीतता है सीट उसी को मिलती है, ठीक है। लेकिन खैर, तो जो ये निरपेक्ष बहुमत वाली व्यवस्था है तो ये इसमें अनिवार्य नहीं रहती। दूसरी बात ये है कि बहुमत जो है उसके अगेंस्ट है। 6,000 लोग तो इसके अगेंस्ट है, एक है, फिर भी एक को जीता मान लिया गया। और तीसरी बात है कि ये अल्पसंख्यक वोट हो सकते हैं, 600 और 400 किसी क्षेत्र में। तो इनके व्यक्ति का जीतना, इस अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का जीतना इस पद्धति में मुश्किल हो सकता है ना। तो इस वजह से इसका एक विकल्प, दूसरी पद्धति अपनाई गई, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहते हैं ना। तो एक उदाहरण मैंने सरल करते हुए थोड़ा समझा दिया आपको। हम बढ़ते हैं आगे। हाँ,
ये देखिए, चूंकि अब एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप सभी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए पॉलिटिजोन ऐप, और उस पर विजिट कीजिए। उस पर कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो कोर्स मॉड्यूल वाइज भी है, कंप्लीट कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी मॉड्यूल्स है और कंप्लीट भी है ना। तो उसको देख लीजिए, उसमें क्या कैसा रहता है, और फिर आप चाहे जिस मॉड्यूल में कंप्लीट उसमें आप जुड़िए, निश्चित रूप से उससे आपको फायदा मिलेगा, है ना। क्योंकि वीडियोज भी हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, पीडीएफ है, डाउनलोड्स हैं, उनके आप अपने सुविधा से डाउनलोड कर सकते हैं उनको। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो अब तो चूंकि एग्जाम की डेट आ गई है, तो बहुत अच्छे से तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करें। पूरे देश को 543 जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें बांट देते हैं। लोकसभा की बात हो रही है ये, ठीक है ना, लोकसभा की बात हो रही है। तो पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। इसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, इस व्यवस्था को, है ना। 543 जो निर्वाचन है, ये वाला है, इसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होता है, तो उसको एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें, तो पूरे स्टेट को, राजस्थान को 200 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र से एक जो सदस्य वो चुन लिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर देते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट पास दी पोस्ट है। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मैंने बताया अभी, विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, ये मैंने बताया। इस पद्धति की कमी कह लीजिए, ठीक है। निरपेक्ष बहुमत जिसको बोलते हैं, आधे से एक अधिक, बहुमत का मतलब है आधे से एक अधिक। और डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, बहुमत की बड़ी अहमियत है, लेकिन ये पद्धति जरूरी नहीं कि उसमें विजयी उम्मीदवार जो है हमेशा मतों का बहुमत उसे मिला हो। चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजय हो जाता है। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, इसको कह दिया गया, ठीक है। फर्स्ट पास दी पोस्ट, यानी उसको एक जो खंबा छूने की पद्धति, इसको हिंदी में कह देते हैं कई बार, तो ये पद्धति है महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम इसको कहा गया, और जो सबसे आगे वही जीते, ठीक है। चलिए, इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। बहुलवादी व्यवस्था, संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। हालांकि हमारे संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार किया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस के लिए। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि इसी पद्धति, क्योंकि जो लोकतंत्र का बेसिक पर्याय है वो जनता के सदन से है, लोकसभा और विधानसभा से, जो बेसिक संदर्भ है जिसमें जनता व्यापक मात्रा में भाग लेती है चुनाव प्रक्रिया में, तो वहां इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया। बहुलवादी व्यवस्था, बहुलवादी व्यवस्था वो होती है जहां बहुत सारे समूह, बहुत सारे लोगों की भागीदारी हो सके, और बहुत जो बहुल मत, बल्कि बहुलवादी की जगह इसको आप कह सकते हैं बहुल मत की व्यवस्था। एक है बहुमत, बहुल मत, प्लूरल पद्धति, और वो जो निरपेक्ष बहुमत था उसे कहते हैं बहुमत पद्धति। तो ये तो फर्स्ट पास दी पोस्ट जो है वो बहुलमत को बढ़ावा देती है। बहुलवादी कह दिया थोड़ा सा, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी संप्रभुता में बहुलवाद को पढ़ते हैं, वो एक अलग प्रकार का बहुलवाद है। यहाँ बहुलमत यानी मतों की सबसे अधिक संख्या, बहुमत है मतों का आधे से एक अधिक। तो दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं, है ना। ये थोड़ा सा शब्दावली जो है उसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। बहुलमत, प्लूरलिटी ऑफ वोट्स, यानी जो सबसे ज्यादा वोट है, भले वो बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत जो है जो सबसे अधिक भी है लेकिन आधे से एक अधिक भी है, टोटल वोट में से आधे से एक अधिक है, उसे बहुमत कहते हैं, ठीक है साहब। फिर आगे बढ़ जाते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सेकंड जो पद्धति है। आनुपातिक भी कहते हैं इसको, है ना, आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके दो प्रकार बताए गए हैं। कुछ देशों, जैसे ये थोड़ा उदाहरण दिए हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं फटाफट से। फॉरेन कंट्रीज के उदाहरण है। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय जो चुनाव है उसमें प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। जो तुलनात्मक राजनीति वाला पेपर है, एमए पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने करा है और स्कूल लेक्चर की जो तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुलनात्मक राजनीति में निर्वाचन में प्रणालियां हम लोग पढ़ते हैं। वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत द्वितीय मतदान प्रणाली, सूची प्रणाली, और एकल संक्रमणीय और एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां ये व्यवस्था आती है ना। यहाँ तो एक सतही दी है जानकारी, इसलिए हम इसी रूप में इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसको थोड़ा सा तेजी से लेते हैं, 2-3 पेजेस को। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को, है ना। तो एक तरह से सूची प्रणाली हो जाती है ये, राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीटें
दे दी जाती है अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के ही प्रतिनिधि होते हैं। फिर इसराइल का पेज दिया है वापस से। इसराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। मतलब इसमें फर्स्ट पास दी पोस्ट जैसा सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मतों का प्रतिशत और सीटों की संख्या उसमें अंतर होता है, वहां यहाँ वो अंतर की गुंजाइश नहीं रहती है। लोग जो है दलों को वोट देते हैं और दल जो है अपने प्रत्याशी उतने प्रत्याशी उतारते हैं जितना उसको चुनावी कोटा उनको मिलता है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र हमारा जो है और चुनाव की जो पद्धति है, तो चुनाव लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव है। लोकतंत्र परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रतिनिधि मूलक है। लेकिन जो निर्वाचन की पद्धति है वो प्रत्यक्ष हो जाती है, हम अपने प्रतिनिधि डायरेक्ट चुनते हैं ना। लेकिन यहाँ जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वो परोक्ष निर्वाचन के लिए अपनाई गई है। कैसे? यहाँ हम सांसदों को और विधायकों को चुनते हैं और वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को के निर्वाचन में वो वोट डालते हैं, या हम जो है विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। और इसमें भी जो जटिलतम तरीका है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जटिलतम तरीका है उसमें तो वोटों की वैल्यू निकाली जाती है ना, और समरूपता समतुल्यता का सिद्धांत काम में लिया जाता है। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 में हम जब लोग बात करते हैं उस समय ये गणना आती है। लेकिन अन्य में भी वो जटिल तरीका है, राष्ट्रपति मैंने कहा जटिलतम तरीका हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। एक एक मत आगे खिसकता जाता है, संक्रमण फैलता जाता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको एकल हस्तांतरणीय भी बोल देते हैं ना। ये जो संक्रमणीय शब्द है इसकी जगह हस्तांतरणीय शब्द भी हमको देखने को मिल जाता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। जैसे राजस्थान से 10 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मतदान देते हैं। वरीयता क्रम होता है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको वरीयता बोलते हैं। पसंदगी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का कोटा प्राप्त करना होता है ना, चुनावी कोटा बोलते हैं इसको। जो कुल वैध मतपत्र होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1, और जो भागफल आता है उसमें फिर +1 जोड़ देते हैं। अभी देखते हैं जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। ये फॉर्मूला दिया गया था आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में हमारे। कुल मतदान बटे कुल विजयी उम्मीदवार +1 एक दे रखा है उन्होंने। यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं तो विजयी उम्मीदवार को 200 बटे 4 +1 यानी 41 वोट जो है जरूरत पड़ेगी। और 41 वोट भी कौन से होंगे? ये पहली वरीयता के होंगे, है ना। ये पहली वरीयता की वोट। इसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं, है ना। आज बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। जैसे मान लीजिए 200 एमएलएज है, ठीक है ना। 200 एमएलएज है और उसमें 110 मान लीजिए बीजेपी के हैं और 75 मान लीजिए कांग्रेस के हैं और 15 जो है वो अदर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये पद्धति, मतलब इसका फायदे हम देख रहे हैं। राज्यसभा के 3 सदस्यों को चुनना है, मान लीजिए राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाने। तो चुनावी कोटा क्या निकलेगा? कुल वैध मतपत्र 200 बटे 3 +1 200 में 4 का भाग दिया +1 50 +1 बराबर 51। यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो भी जीतेगा इन 3 में से जो सीट, उसे 51 विधायकों के वोट चाहिए। और जो 51 विधायक जिस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए चुन लेंगे उनका वोट फिर दूसरे के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि पहली प्रेफरेंस एक को ही दी जा सकेगी, है ना। तो मान लीजिए
बीजेपी के 1 से लेकर 51 तक ने ए को चुना। ये एमएलएज है 1 से 51 तक, और ये उम्मीदवार है, ठीक है। फिर बीजेपी के 52 से लेकर और कितने हो गए, 51, 103 तक, इन्होंने बी को चुन लिया, ठीक है। यानी बीजेपी के टोटल जो 110 लोग हैं ना, उसमें से 103 वोट तो निकल गए, यानी बीजेपी के पास अब 7 एमएलएस के वोट बचे हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस से होंगे। तो इसका मतलब 2 व्यक्ति तो बीजेपी के चुने जाएंगे, लेकिन 1 व्यक्ति कांग्रेस का चुना जाएगा। कैसे? कि कांग्रेस के 75 वोट है ना, तो 1 से लेकर 75 तक या 1 से 51 तक कुछ भी कर लीजिए, ये कांग्रेस वाले, तो सी जो है वो कांग्रेस का व्यक्ति हो जाएगा। तो ये प्रणाली इस दृष्टि से अच्छी मानी जाती है कि इसमें अल्पमत, अल्पसंख्यक जो होता है उसका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 मिनट क्लास हो गई है, 10-15 मिनट की और क्लास बची है अभी। आइए, ये आरएएस का हमारा कोर्स है, तो इसमें भी आप लोग जुड़ रहे हैं, और ये सारी फीचर्स हैं इसके, टॉपिक्स, वीडियोस और ये क्लासेस, ई नोट्स वगैरह सारी चीजें हैं। आप कई हमारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर आप तो खुलकर प्रचार किया कीजिए, आप हिचका मत कीजिए। हिचकने की बात नहीं है, लेकिन कोर्स में आप आते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, प्रचार थोड़ा सा कम होता है मुझसे, तो लेकिन फिर भी कर लेता हूं, थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। आइए, जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी। प्रथम वरीयता वोटों में गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती है तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल देते हैं जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हो, उसके वोट को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। राष्ट्रपति में हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इसको। ऐसा करने प्रत्येक मत पद पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक वांछित संख्या के बराबर प्रत्याशियों को विजय घोषित नहीं कर दिया जाता। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं ना जो कैंडिडेट, वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बोर्ड पर कहीं जैसे कहीं व्यवस्था बैठे तो बोर्ड पे बना के देख लीजिएगा। वहां आरपीएससी के इंटरव्यू में कई बार ये पद्धति जो है उनसे बनाने के लिए बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा आधा पौन घंटा लगता है, तो आधा पौन घंटा तो इंटरव्यू चलता भी नहीं है किसी कैंडिडेट का, तो वो थोड़ा सा जैसे वो ड्रॉ वगैरह करते हैं ना बोर्ड पे, तो पता चल जाता है बोर्ड को, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको, कि भाई ये कैंडिडेट जानता है या नहीं जानता है, ठीक है। तो संवैधानिक उसके प्रावधान याद रखिएगा और उसको थोड़ा सा ड्रॉ कैसे करते हैं देख लीजिएगा। मैं भी बता दूंगा जब राष्ट्रपति का टॉपिक आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लें। संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव जो है वो संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, तो इस वजह से हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई। हालांकि हम जानते हैं कि जो संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे वहां हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो तरीका है वो वहां अपनाया है ना। तो वहां सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार था, और वहां इस समानुपातिक जो व्यवस्था थी उसको हमने अपनाने का प्रयास किया। तो फिर जो है इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएगी। ये कमियां बताई जा रही हैं इसकी। मत से जीत वाली प्रणाली में, मत से जीत वाली प्रणाली यानी फर्स्ट पास दी पोस्ट में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती है, अतः प्रणाली की स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए संसदीय सरकार सुचारू प्रभाव ढंग से काम कर सकती है। तो मान लीजिए कमियां पूछ लें समानुपातिक हमने क्यों नहीं अपनाई, तो ये वाला जो पेज है इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली जो है वो एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। हाँ, मैंने कहा कि जो इससे जो विविधता है वो विविधता को भी महत्व मिल जाएगा, और भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेगी। संभवतः ये बात हमारे संविधान बनाने के दिमाग में रही होगी। तो इससे क्या होगा कि क्षेत्रवाद या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पहचान है, उसके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय दलों को भी महत्व मिलना चाहिए। तो वो उस जो प्रणाली हमने अपनाई फर्स्ट पास दी पोस्ट, उस प्रणाली का योगदान रहा। उस आपको अगर ध्यान हो, मॉरिस डुवर्जर जो है वो निर्वाचन प्रणाली और दलीय व्यवस्था के मध्य संबंध जोड़ते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बहुमत प्रणाली है, फर्स्ट पास दी पोस्ट जो प्रणाली है, वो बहुदलीय प्रणाली के विकास में कारगर या सहायक साबित हुई, जिसने क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय जो राजनीति है उसके महत्व को प्रस्तुत किया। कथन कारण के हिसाब से याद रख लेना इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। फिर सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, देखिए कई बार ऐसा लगता है कि यार कठिन है, वास्तव में बिल्कुल कठिन है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा सरल है, हम सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए सीधी सी बात है,
नंबर आएंगे, नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद कितना जीवन में बहुत सारी चीजें आपको फिर मिलती चल जाएंगी ना नौकरी के बाद, तो थोड़ा कठिन तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की। ये इसके गुण हैं, ठीक है, याद रखना, बार बार कह रहा हूं। इस प्रणाली ने उन दलों को हतोत्साहित किया जो किसी एक जाति या समुदाय से अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं, यानी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है ना, वोट बैंक बोलते हैं इसको, तो वोट बैंक को हतोत्साहित किया इसने। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। हमारे वहां बहुदलीय व्यवस्था उभरी है। हमारा एक अनूठा अनुभव है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी है, यही दोनों बारी बारी सत्ता प्राप्त करते हैं। द्विदलीय व्यवस्था ये ब्रिटेन में है, अमेरिका में है ना। ब्रिटेन में ज्यादा सुस्पष्ट है, सुस्पष्ट दलीय पद्धति है, अमेरिका में अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति है। इन नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने, सत्ता प्राप्त करने कठिनाई होती है, लेकिन भारत का अनुभव मैंने कहा विशिष्ट है। भारत में इतनी विविधता और सारी जो विविधता है उसको सभी को महत्व मिला, और इसी वजह से हमारे यहाँ बहुदलीय जो राजनीति है, गठबंधन जो सरकार है, उनको यहाँ प्रस्तुतिकरण मिला है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। ये कांग्रेस प्रणाली कहा गया था इसको, कांग्रेस सिस्टम कहते हैं इसको, रजनी कोठारी साहब ने। ये सारी चीजें जो है ना, दलीय प्रणाली वगैरह, ये 12th वाली जो एनसीईआरटी किताब है, आजादी के बाद का भारत या स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का जो भारत है, उसमें ये सारी चर्चा वहां हो सकेगी। कांग्रेस प्रणाली वगैरह, रजनी कोठारी साहब का चिंतन आ जाएगा। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा गया है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, भारत में गठबंधन राजनीति जो है 1989 से लगातार स्थायी हो गई। इसी के साथ साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। जैसे राजस्थान में वैसे तो कई सारे दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन द्विदलीय पद्धति हम देखते हैं 98 से लगातार कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इस प्रकार का 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, यही रहता है। आरएएस में तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी आया था एक वर्ष की, राजस्थान में 1998 से द्विदलीय राजनीति ही स्थायी क्यों हो गई, उसके कारक लिखने थे, वहां मेंस का क्वेश्चन था। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। ये महत्वपूर्ण है भारतीय दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता कि गठबंधन सरकारों के आने से जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं जिनको, स्थानीय दल है, उनको भी चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला। तो मूल रूप से ये हमारी एक स्पेशलिटी है, हमारी एक विशेषता है कि हमने इस प्रणाली के माध्यम से भारत की बहुलता और भारत की विविधता को जो है राजनीतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रोसेस है ना, एक उत्सव है। मॉरिस जॉन्स लिखते हैं कि चुनाव उन असंख्य चीजों में से एक है जिनमें भारतीय सदैव कुछ अनूठे प्रकार का प्रदर्शन करते हैं ना, विशेष प्रकार का, बेहतर प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। और देखते हैं कि हर वर्ष चुनाव होते ही हैं, कहीं विधानसभाओं के, लोकसभा के। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन इसीलिए चर्चा में है और उस पर अब चल रही है कवायद, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उस पर भी हम जो है करंट के हिसाब से बात करें। फिर ये सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना की गई है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। इसमें ये जो है फर्स्ट पास दी पोस्ट वाली प्रणाली और ये समानुपातिक, ये एनसीईआरटी किताब में से ही जो है हमने, एनसीईआरटी की बुक है वहीं से हमने उस पेज का संदर्भ लिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अभी समझाया जो उसी को इन्होंने सारणी में बता दिया है। ये यूनाइटेड किंगडम और भारत का उदाहरण दे दिया है, ये इजराइल और नीदरलैंड का उदाहरण दिया है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने, अच्छा, फिर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जो आरक्षण को लेकर आती है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि बात हो रही है चुनाव और प्रतिनिधित्व की, और प्रतिनिधित्व समावेशी होना बहुत जरूरी है। हर वर्ग को, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को जो है स्थान मिलना चाहिए, सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए। तो ये व्यवस्था जो है, तो ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। हम जानते हैं 1909 के अधिनियम से कर दी थी। 1909 का अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बोलते थे इसको, मार्लियामेंट और सुधार अधिनियम को याद है आप सभी को। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि ये एक प्रकार से सांप्रदायिक जो द्विविभाजन है उसको प्रस्तुत कर देती, तो इसलिए इसका विरोध किया गया। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसका मतलब यह है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समुदाय के लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व समावेशी हो सके, सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके, और उनको भी लोकतांत्रिक जो पहचान है वो उनको प्राप्त हो सके। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालते हैं, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट
आरक्षित है। तो हम लोकसभा के चुनाव में भी देखते हैं, विधानसभा के चुनाव में भी देखते हैं, भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई, जनसंख्या का अनुपात रखा गया। और अभी तो महिलाओं के लिए भी जो है वो 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए संविधान संशोधन और नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है वो प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, ये तजम्मुल हुसैन साहब का कथन है संविधान सभा के वाद विवाद में। वो क्या कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि जो स्टेटमेंट है वो पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। वो कह रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, इसने देश की अपूरणीय क्षति की है। पृथक निर्वाचक मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम अपने मुस्लिम भाइयों के संदर्भ में वो कह रहे हैं तजम्मुल हुसैन साहब कि हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं, खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार ना करें। और संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण का एक प्रोविजन रखा गया था उस समय, लेकिन कालांतर में उस व्यवस्था को वहां से जो है हटाया गया और उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में विशेष जो है फंडामेंटल राइट्स और विशेष प्रकार के उनके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, है ना, न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। आरक्षण को फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जो शिक्षण संस्थान है उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण और रोजगार के संदर्भ में आरक्षण। यहां बात हो रही है प्रतिनिधित्व के आरक्षण की। संविधान का भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक, वो हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक इसको पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि ध्यान रहे क्या क्या व्यवस्था की गई है और फिर पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। तो संविधान का भाग 16 है ये। ठीक है, संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पेपर में आने के लिए। ठीक है, प्रारंभ में व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, है ना, 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन कालांतर में ये देखा गया कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो पाया है और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जरूरत है, इसलिए आरक्षण जो है वो 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा। ठीक है, और उसके लिए संविधान में पर्याप्त संशोधन किए गए और अनेक संविधान संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है ना, 2030 तक कर दिया गया है। जब संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे कौन से संविधान संशोधनों से व्यवस्था हुई है। आरक्षण की अवधि समाप्त होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जयपाल सिंह जिन्होंने जनजाति समुदाय के प्रतिनिधित्व का संदर्भ दिया, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है इनके संविधान सभा में। ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें अभी तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया था जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 दिया है ये शायद में कुल 24 विधायक, अच्छा 1585 टोटल सदस्य हैं, उनमें से कुल 24 विधायक आदिवासी थे। तो ये बता रहे हैं कि, और केंद्र में तो एक भी नहीं था। वो बता रहे हैं कि कितना कम परसेंटेज था, जबकि आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा राष्ट्र में थी, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रतिनिधित्व कम था, इसलिए आरक्षण जो है उनके लिए बिल्कुल जायज होगा, न्यायोचित होगा, है ना। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो 2 स्टेटमेंट आए आज वाली क्लास में, तजम्मुल हुसैन साहब का और सरदार जयपाल सिंह साहब का, है ना। तो जयपाल सिंह वाला जो स्टेटमेंट है याद रखिएगा, ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से काम आता है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो बात कह रहा हूं, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे यह परिसीमन आयोग विचार करता है। जब इलेक्शन कमीशन हम पढ़ेंगे उस समय परिसीमन आयोग की बात करेंगे। अभी लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ था, अभी इलेक्शन हुए, तो परिसीमन भारत में वैसे लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए 4 बार परिसीमन हुआ, 52, 62, 72 और 2002 में। ठीक है, राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो 82 है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, वो इसके लिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति
या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। ये भी ध्यान रखना है कि आरक्षण जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ठीक है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की संरचना देखता है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है उन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भी कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग देखते हुए ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पहले ही प्रदान कर दिया गया था। 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1/3 आरक्षण। 73वें संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण संस्थाओं में, और 74वें संशोधन से नगरीय क्षेत्रों में। लोकसभा और विधानसभा के लिए इसी तरह का प्रावधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के माध्यम से किया गया। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कई जगह करवा रखा है, मैंने भी करवाया हुआ है और करा देंगे इसको पेपर से पहले आपके। तो इसके बेसिक जो प्रोविजन है उसको आप ध्यान रख लीजिए। ठीक। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था, लेकिन 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा 61वां संशोधन हुआ, 61वें संशोधन द्वारा, और इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 8वीं लोकसभा थी उस समय। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और केवल वयस्क नहीं है बल्कि सार्वभौमिक वयस्क है। और संविधान के आर्टिकल 326 में बात की गई है सार्वभौमिक, है ना, अनुच्छेद 326 में। हालांकि वोट देने का अधिकार जो है विधिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत होता है। तो सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ये समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है ना। ये हम थ्योरी वाले जो क्लास थी उसमें पढ़ा है हमने, समानता के चैप्टर में, समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, देखिए महत्वपूर्ण बात, जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। चुनाव लड़ना यानी उम्मीदवारी का अधिकार। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है। एक आयु सीमा का जरूर अंतर रखा जाता है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो आयु अहर्ता है, अहर्ता होती है योग्यता, वो भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाता है। ठीक है। राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष हो जाता है। तो 25, 30, 35 प्रकार चलता है। कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे कानूनी प्रतिबंध है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। 6 साल तक उसको चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 6 वर्ष तक। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इसको सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। अगर ये प्रतिबंध होते तब वो सीमित मताधिकार हो जाता है ना, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इन चीजों को भैया, काम आएंगे, है ना। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार करके भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई। 3 बातें, वयस्क मताधिकार, उम्मीदवारी का अधिकार और एक स्वतंत्र संस्था, तो ताकि चुनाव निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र रहे, पारदर्शी रहे। लेकिन पिछले अनुभवों से हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिए गए, क्योंकि चुनाव में धन बल की समस्या, भूजबल की समस्या ये देखी गई, और जो फर्जी मतदान हो जाता है, कई बार मतदान केंद्रों में कब्जे की घटना हो जाती है और राजनीतिक अपराधीकरण हो जाता है, और चुनाव में धन का बेतहाशा प्रयोग होता है। और आजकल तो जैसे फ्रीबीज जो चुनाव में बड़े बड़े आश्वासन किए जाते हैं, रेवड़िया बांटना कहते हैं, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है विचार कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली लागू करना चाहिए, ये एक सुझाव दिया गया है ना। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। एक सुझाव है, बड़ा कठिन है प्रणाली ये, तो ये तो थोड़ा संभव नहीं है। संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान किए जाए, ये हो गया अभी, है ना, संशोधन हो गया ये। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की व्यवस्था, इसके लिए आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला देख लीजिए, मैंने भी करा रखा है वीडियो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सरकार को विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी वाली क्लास में एक बार फिर से रेगुलर हो जाए, उसके बाद मैं बहुत जल्दी पूरे 2024 का जो पिछला वर्ष था उसका पॉलिटी और आईआर का जो करंट अफेयर्स है वो मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी पे एक बार हम रेगुलर हो जाए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की हो। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रतिबंध लगा दिया, ये एक महत्वपूर्ण विचार था। और राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बात है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। इसका मतलब है कि दलों के नियमित रूप से आंतरिक चुनाव हो, उनका संगठनात्मक ढांचा, उनकी नियमित बैठकें हो, उनकी जो खर्च है उसकी ऑडिट हो, उनके पदों की संरचना जो है वो सब निर्धारित हो, और जो है लोगों को उनके बारे में जानकारी हो। ठीक है, वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं वे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। कानूनी सुधारों के अलावा जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए, राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है राजनीतिक रूप से हम सभी की। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पहरेदारी करें। निष्कर्ष है कि जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, जैसे भारत, वहां चुनाव का प्रतिनिधित्व का स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जाती है। निश्चित रूप से भारत में अत्यधिक सफल रहे हैं चुनाव, है ना, और लगातार हमने इसमें नवाचार किए हैं, कई प्रयोग किए हैं। आप देखिए जो है कहाँ बैलेट पेपर से होते हुए ईवीएम तक हम आए, कहाँ जो है हमने वोटर आईडी कार्ड बनाए, कहाँ जो है ऐप इसके आज बन गए, वरिष्ठ सदस्यों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत की गई। कोविड के काल में भी इलेक्शन कराए गए, है ना, विशेष सावधानियों के साथ, सुविधाओं के साथ। तो भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता है। एक नंबर क्या कह रहे हैं, हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर दिया है ना। इसे हम बोलते हैं मतपेटी की क्रांति भी इसको बोलते थे, है ना, बैलेट बॉक्स रिवोल्यूशन बोलते थे इसको। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब संवैधानिक तरीके से सत्ता में बदलाव हो जाता है। ठीक है, बड़े सरल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, याद रखिए, कुछ चीजें कठिन है। सेकंड नंबर है, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली, उसमें भाग लिया है, मतदाताओं का चुनाव में प्रतिशत बढ़ता गया है लगातार। थर्ड नंबर है, फिर चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, हालांकि ये एक समस्या के रूप में भी सामने आया है कि दलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये एक समस्या के रूप में भी आया है कई बार। थर्ड है, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और सभी को साथ लेकर चलिए। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। बिल्कुल, अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इसमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल जो है वो जब वो टिकट आवंटित करें तो एक निश्चित संख्या जो है वो महिलाओं को जरूर उतने टिकट वो प्रदान करें। फोर्थ नंबर है, देश के अधिकतर भागों में चुनावी परिणाम जो है चुनावी अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। हाँ, ये समस्या 70-80 के दशक में, 90 तक बहुत ज्यादा थी, अब ये लगभग बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद रहते हैं, प्रशासन मुस्तैद रहता है, और बिल्कुल जो है चुनाव में गड़बड़ियों को बिल्कुल रोक दिया जाता है। काले धन की जब्ती की जाती है। आप देखिए, जिस समय इलेक्शन होते हैं उस समय लोग जब जाते हैं इधर से उधर, तो पूरे हाईवेज पर जो है गाड़ियां चेक होती हैं, शहरों के मध्य में गाड़ियां चेक होती हैं, कहीं किसी प्रकार की इलीगल गतिविधि तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीजें जो चुनाव को प्रभावित कर सके, अनैतिक रूप से उनको रोका जाता है, तो अराजक तत्वों पर नियंत्रण किया जाता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनाव में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। निश्चित रूप से जनमत ही सर्वोपरि है। आप देखेंगे जब भी चुनाव परिणाम आते हैं तो जो पार्टियां हारती हैं वो भी ये कहती हैं कि हम जनादेश का सम्मान करेंगे, है ना, जनादेश का सम्मान करते हैं, मैंडेट बोलते हैं उसको। इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन सकेगी। बिल्कुल, चुनाव के माध्यम से ही जो है वो सरकारें बनती हैं लगातार, और चुनाव होते हैं भली भांति, एक चुनाव होते हैं, फिर आगे की चुनाव की तैयारी, फिर वो होते हैं, फिर उससे आगे की चुनाव की तैयारी होने लगती है। वास्तव में भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनाव को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है। इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है, विदेशी जो है यहाँ देखने आते हैं, इसके वर्कशॉप अटेंड करते हैं, है ना, उनसे कहते हैं कि भाई हमारे देश में भी आप इलेक्शन कंडक्ट करा दीजिए। तो भारत में मतदाता के भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से उसे लगता है मेरी बात सुनी जाती है, और मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद भी बढ़ा है ना, और ये हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णय को उचित ठहराता है, जो उन्होंने एक निर्णय लिया चुनाव आयोग के माध्यम से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से। यदि चुनाव प्रक्रिया को और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में
लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे। आप देखिए, अरस्तु ने जब बात की थी, नागरिक शब्द उन्होंने जब बात की थी, उस समय जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते थे, तब उन्होंने कहा कि जो विधायी और न्यायिक प्रशासन में हिस्सेदारी, और जो है वो कहते थे कि जो राज्य के विचार विमर्श में भाग नहीं लेता वो एक अत्यधिक खतरनाक प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। तो विमर्श में भाग लेने के लिए हमें चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है उपकरण, महत्वपूर्ण जो है आधार है हमारे पास। तो लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह आनंद उठा सकेंगे, इसे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया को और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे और इसे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। ये टेस्ट सीरीज है, तो कोर्स 5 मॉड्यूल्स, कंप्लीट कोर्स, 5 मॉड्यूल्स के टेस्ट सीरीज और कंप्लीट टेस्ट सीरीज, तो ये पॉलिटिजोन ऐप पर उपलब्ध है। और स्कूल लेक्चर के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं शानदार तरीके से, और जो भी आगामी जुड़ रहे हैं विद्यार्थी, तो आप सभी का स्वागत है। कोर्स को देखें आप लोग और जुड़े। और आरएएस जो है उसके लिए, प्री के लिए पॉलिटी का मैंने अलग से कोर्स इसमें दे रखा है। प्री का एग्जाम होने में 1 महीना बचा है, तो उसमें जुड़े, उसके टेस्ट पेपर्स दीजिए, उसमें ई नोट्स है उनको पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो काफी कुछ उसमें सही रहेगा। इवन कुछ चीजें उसमें, कुछ क्या, बहुत सारी चीजें उसमें, पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो मेंस के लिए भी उसमें मदद मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है वो शानदार रही होगी, और लगभग मैं देख पा रहा हूं करीब 50 से 51 मिनट की क्लास हो गई है। तो कल मैं प्रयास करूंगा इसका नेक्स्ट क्लास हम लेकर आए, और वो शायद संबोधन कार्यपालिका वाला चैप्टर है, तो उस पर हम कल बात करेंगे। और चूंकि अब कैलेंडर आ गया है, आरएएस का एग्जाम है, स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ठीक है, आरएएस प्री है, आरएएस मेंस है, और अदर एग्जाम्स भी हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। बिल्कुल कैलेंडर दे दिया गया है, ये बिल्कुल शेड्यूल बना लीजिए अपना टाइम का, है ना, कि कैसे, कितना घंटे, कितना समय, कहाँ देना है, कितना है, और किन टीचर्स की क्लासेस देखनी है, किन कोचिंग्स में आपको एडमिशन लेना है, किन ऑनलाइन माध्यमों से आपको जुड़ना है, किन एप्लीकेशंस और किन यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ना है, सेल्फ तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, कितना रिवीजन करना है, ये सारी चीजें। और मैं इस पे वीडियो पहले भी कुछ बनाए हुए मैंने, आगामी दिनों में और बना दूंगा। स्ट्रेटेजी देखिए, बार बार भी बदलने की जरूरत नहीं है। शुरू में 2-4 बार 6 सुन लीजिए, फिर उसको अपनाइए, और 15-15 दिन, 20-20 दिन में, 1-1 महीने में उसका रिव्यू कर लीजिए स्ट्रेटेजी का, अपने, है ना, रणनीति का। और अगर उसमें कहीं कमी लगती है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, ठीक है। फिर अपन इस पे फिर कभी विस्तार से और बात कर लेंगे। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से कल नेक्स्ट क्लास में, और खूब सारा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। बिल्कुल ठंड से बचने के लिए जो बिल्कुल एक मैंने जो है प्रयास कर रखा है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और बिल्कुल बढ़िया से स्वस्थ रहिए और सकारात्मक बने रहिए, शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं मिलता हूं कल आप सभी से। नमस्कार, धन्यवाद।